हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज जो है हम जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा था चैप्टर 1 उसमें से आज कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है और उसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद से कुछ न्यूमेरिकल्स होगा उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है? देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ए रीजन, मतलब उसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि ए रीजन अराउंड ए चार्ज Q where another charge ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन आप कैसे बोल सकते हो? ए रीजन अराउंड ए चार्ज Q where another charge experiences an electric force is known as electric field। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, अभी ये समझ में आ गया कि एक चार्ज Q है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर देगा। ठीक है, उसके वजह से अनदर चार्ज को अगर उस फील्ड के अंदर आप लेके आते हैं तो एक फोर्स फील करेगा। अब अगर हम बात करें कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा हर एक पॉइंट पे, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस चार्ज की वजह से कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम कि अगर आपको उसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है एग्जांपल के तौर पे, कि जैसे कि मेरे पास क्या हुआ कि एक चार्ज Q है, इस चार्ज Q की वजह से मुझे किसी भी पॉइंट पे, मान लेते हैं ये पॉइंट A है, इस पॉइंट A पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, क्या कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? तरीका यह है कि इसी पॉइंट पे आप एक चार्ज को रखेंगे, एक चार्ज Q को इस पॉइंट पे हम रखेंगे और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड एक्चुअली बहुत छोटा होगा। अभी मैं बताऊंगा कि मैग्नीट्यूड को हम छोटा क्यों लेते हैं। इस चार्ज को हम बोलते हैं इट इज ए टेस्ट चार्ज। ओके, तो ये चार्ज Q0 इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज ए टेस्ट चार्ज, यानी कि एक चार्ज Q को जिस फील्ड, देखिए जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है ड्यू टू द सोर्स चार्ज, इसको हम बोलते हैं इट इज ए सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट पे आप एक टेस्ट चार्ज को रख दीजिए और फिर देखिए कि वो जो टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगता है। तो दैट फोर्स डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज Q0 इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सोर्स चार्ज Q एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू द चार्ज Q, you can write it like this also, or you can write it like this, E or electric field intensity at point A due to charge Q is defined as the force per unit charge at that point basically। इसको हम ऐसा लिखते हैं F/Q0। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे जो Q0 का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होना चाहिए, और इसीलिए इसको हम ये लिखते हैं कि लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, इसको ऐसा लिखते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0। ठीक है, तो ये जो टेस्ट चार्ज Q0 या Q0 जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो बहुत ही छोटा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो ये तो तरीका हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करने का। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं तो E इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q0, और यहाँ पे लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज होता है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि ये जो टेस्ट चार्ज Q है, इस टेस्ट चार्ज Q का प्रॉपर्टीज क्या चीज होता है। तो पहला एक प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि ये जो है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, एक कन्वेंशन है कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक चीज ये है। दूसरा, टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज वेरी स्मॉल, इट इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 0। देन द इंपॉर्टेंट थिंग इज why we are considering the magnitude of the test charge is small।
तो देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि क्यों ऐसा होता है कि क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकालना चाह रहे हैं कि इस टेस्ट चार्ज की वजह से, टेस्ट चार्ज आप क्या करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं ड्यू टू द सोर्स चार्ज एट दिस पॉइंट ए। आप और फिर आप क्या कर रहे हैं, तरीका क्या है, उस पॉइंट पे आपको दूसरा एक चार्ज रखना होगा, दूसरा आप एक चार्ज रख रहे हो। अगर मान लें कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड अगर स्मॉल नहीं है तो होगा क्या कि अगर इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल नहीं है तो यहाँ पे ये जो चार्ज होगा ये भी चार्ज अपने चारों तरफ तो एक फील्ड क्रिएट करेगा ना। तो ये चार्ज एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ये भी चार्ज यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो आपको जो यहाँ पे फील्ड मिलेगा वो तो एक रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट फील्ड मिलने से हमें क्या चाहिए, हमें तो एक्चुअल फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यों, इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस चार्ज का जो हमारा टेस्ट चार्ज है बेसिकली, जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, उस चार्ज का हम मैग्नीट्यूड इसीलिए बहुत स्मॉल लेते हैं क्योंकि उसका जो फील्ड है बेसिकली, उसका फील्ड जो रियल फील्ड ड्यू टू द सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट तो बेसिकली मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि देखिए यूनिट को कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास एक फॉर्मूला है तो आराम से यूनिट को निकाला जा सकता है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो, ये होता है। ठीक है, लिमिट वगैरह अभी लिखने का जरूरत नहीं, मेरे पास जस्ट ये फॉर्मूला हमें पता है। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यूनिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यूनिट ऑफ एफ अपॉन क्यू जीरो और क्यू नॉट। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ एफ अपॉन क्यू नॉट। और इसका क्या यूनिट हो जाएगा, अगर ऐसा यूनिट कंसीडर करते हैं तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और जो आपका क्यू नॉट है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, इट इज कूलम। सो इट इज न्यूटन पर कूलम इज द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ये हमारा हो गया ऐसा यूनिट। ठीक है, और इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ दिस, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आपको पता है कि फोर्स का सीजीएस यूनिट एक्चुअली डाइन होता है और आपका चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है स्टेट कूलम। तो इसका मतलब ये हो जाएगा डाइन पर स्टेट कूलम। तो ये हमारा हुआ सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो यानी कि ये हो जाएगा कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ अपॉन क्यू नॉट। और f का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है mlt-2 और q नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है a इंटू टी। मेरे ख्याल से आपको आइडिया होगा q इज इक्वल टू आई इंटू टी के बराबर होता है। और तो I जो है इलेक्ट्रिक करंट, t इज द टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला, तो यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mlt-3a-1। तो ये हमारा हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस r। ठीक है, इसको मतलब अगर हम जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में अगर देखें तो जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस r। ठीक है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए क्या होता है कि आप क्या कंसिडर करेंगे, कंसिडर ए सोर्स चार्ज क्यू प्लेस्ड एट दिस पॉइंट ए। ठीक है, ए से आपका r डिस्टेंस पे हमको कोई पॉइंट मेरा b है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन है इनफैक्ट उसी डेफिनेशन को यहाँ पे लगाएंगे। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वही चीज पूछ रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेट अस कंसीडर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली ई आर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट चार्ज को हम ले करके आएंगे Q0 को और यहाँ पे बिठा देंगे। टेस्ट चार्ज को हमेशा जेब में लेके घूमना है और जहां जरूरत पड़े वहां निकाल के आप रख दो टेस्ट चार्ज को। तो टेस्ट चार्ज को मैंने क्या किया, Q0 टेस्ट चार्ज है, इसको हमने इस पॉइंट B पे रख दिया है। तो जब B पॉइंट पे रख देंगे तो उस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स फील होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। According to the definition of the electric field, if a charge q is placed inside a electric field, inside a region around this charge q, then it will experience as a force. That is the definition of the electric field. तो चार्ज q को अगर इस पॉइंट B पे आपने रखा है और ये जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, तो ये एक फोर्स फील करेगा। Let us consider that force is basically F, and F upon q naught will be that electric field at that point B at a distance r। ठीक है, अब ये जो F है वो क्या है, F जो है एक्चुअली ये कूलम फोर्स है। कूलम
फोर्स है, किसके बीच में है भाई कूलम फोर्स? कूलम फोर्स बिटवीन चार्ज Q एंड चार्ज Q नॉट। और अब बताइए कूलम फोर्स बिटवीन दिस पॉइंट, कूलम फोर्स बिटवीन चार्ज Q एंड Q नॉट कितना होगा? यानी कि Q यहाँ पे रखा हुआ है, Q नॉट यहाँ पे रखा हुआ है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो डिस्टेंस आपका R है। यानी कि हमने Q नॉट को उठा के क्या किया है? अभी Q नॉट को हमने यहाँ पे रख दिया है, और Q जो है वो कहाँ पे है? Q आपका यहाँ पे है। तो ये जो सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज और इस टेस्ट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो दैट इज द कूलम फोर्स। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उस मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसका जस्ट मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, बाद में डायरेक्शन डिफाइन कर दूंगा। मैग्नीट्यूड जो होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? इट इज ए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पे एक चीज और है, जैसे ही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आया है, दैट मीन्स यू आर प्लेसिंग दीज होल सिस्टम इनटू ए वैक्यूम। ठीक है, आप वैक्यूम में इस पे को रख रहे हो। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इसी इक्वेशन नंबर 2 से जो वैल्यू है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R इज इक्वल टू 1/1 Q नॉट, और ये वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज Q नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। Q नॉट से ये Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? आपका आंसर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज Q/R स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q एट डिस्टेंस R। ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q एट डिस्टेंस R इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इन जनरल इसको हम K बोलते हैं, तो KQ बाई R स्क्वायर जनरली होता है, आपको पता होगा। तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q एट डिस्टेंस R। तो इसको प्लीज याद रखना। ओके, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का एट डिस्टेंस R? सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इट इज Q बाई R स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। ठीक है, तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हुआ एट दिस पॉइंट, राइट? एट दिस पॉइंट B इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ये। नाउ सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, उस केस में आप इसका वेक्टर फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो होगा, ऑफ कोर्स इसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा Q/R स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड ही है उसका, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन निकालने का सबसे आसान सा तरीका होता है। डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालने का जो सबसे आसान सा तरीका है वो क्या है कि टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे आप रख दो, वो टेस्ट चार्ज जो है जिधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, ये पॉइंट B था हमारे पास, राइट? ये पॉइंट B मान लेते हैं। इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे अगर हम रखेंगे तो इस पे एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ये जो चार्ज Q है, ये चार्ज Q इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स कैसा होगा? क्योंकि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ पे भी ये Q जो है वो भी पॉजिटिव है, तो ये जो है इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। रिपल्सिव फोर्स लगाने का मतलब ये हुआ कि ये इस पे जो फोर्स लगाएगा उसका जो डायरेक्शन होगा इधर होगा। यानी कि टेस्ट चार्ज को अगर यहाँ पे रख देंगे तो वो किधर डायरेक्शन में मूव करेगा? यानी कि R के ही डायरेक्शन में वो जो है आपका मूव करने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो उसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो किधर होगा? वही टेस्ट चार्ज के डायरेक्शन में मैंने बोला। तो इसको हम, यानी कि वो डायरेक्शन किधर हो रहा है? R कैप, सो इट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, R डायरेक्शन। सो R कैप, यू कैन राइट इट लाइक दिस। समझ में आ रहा है ना यार? तो ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस। नाउ अब बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपके पास ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस R इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। नाउ डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे अगर हम बात करें डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिपेंडेंसी है वो क्या, किस पे डिपेंड करेगा? तो चूंकि एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कि E इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, ये हमारे पास है। यहां पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन चार्ज Q। चार्ज Q की वैल्यू को जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे आप, उससे R डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका इंटेंसिटी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसका ही मतलब हुआ। और प्रोपोर्शनल टू है 1/R स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू दूसरा पैरामीटर क्या है? 1/R स्क्वायर। यानी कि डिस्टेंस को आप जितना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/R स्क्वायर के हिसाब से छोटा होता जाएगा। दैट मीन्स इसको हम एक चीज और बोलते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो
इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं कि Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E होता है, तो इससे अगर आप 2R डिस्टेंस चले जाओ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर आपका 2R डिस्टेंस है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आप देख सकते हैं 1/2R होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, दैट इज 1/4 टाइम्स। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 1/4 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R। यानी कि डिस्टेंस को R बिकम 2R, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम E/4। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिपेंडेंसी है वो किस टाइप से है। ठीक है, डिस्टेंस को दोगुना करने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका 4 टाइम्स कम हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिपेंडेंसी हो गया। और दूसरा सबसे लास्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन दिस। व्हाट इज दिस? इट इज ए एक्चुअली मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दैट मीन्स इफ यू रिप्लेस दिस वैक्यूम टू ए मीडियम, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन मीडियम। एक्चुअली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मीडियम, कैसा बोल सकते हो आप, क्योंकि 1/ε है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मीडियम के। दैट मीन्स मीडियम को, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज Q है, इससे R डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है मान लेते हैं, और ये वैक्यूम के अंदर है, मतलब ये क्या है, आपने वैक्यूम प्लेस किया उसके अंदर, ऐसा है। लेकिन अगर इसी वैक्यूम को आपने क्या किया, जैसे मान लेते हैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब वाटर से फील्ड कर दिया, तो वाटर से फील्ड करने के बाद आपने कुछ भी चेंज नहीं किया, Q चार्ज वही है, डिस्टेंस एक्चुअली एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने यहाँ पे, जस्ट वैक्यूम इज रिप्लेस्ड बाय वाटर, देन एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी चेंज्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास अगर चार्ज Q है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसको आप एक डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जस्ट जेब में टेस्ट चार्ज लेके घूमना है, टेस्ट चार्ज को निकालिए, इसके पास में रख दीजिए। टेस्ट चार्ज को अगर हम रखेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपने रखा, तो देखिए यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज को रखा, ये चार्ज Q इस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा और उस फोर्स का डायरेक्शन एक्चुअली इधर होगा। तो चूंकि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसके फोर्स में मतलब किधर भागेगा, उधर, उस डायरेक्शन में जिधर आपका फोर्स का डायरेक्शन है उधर ही ये टेस्ट चार्ज जाने लगेगा, यानी कि इधर जाएगा। फिर उसके बाद से अगर टेस्ट चार्ज को उठा करके मैंने यहां रख दिया तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, यानी कि टेस्ट चार्ज जो है हमारा इधर जाने लगेगा। समझ में आना नहीं आ रहा? फिर उसके बाद से टेस्ट चार्ज को अगर हम यहां रख दें तो ये जो है टेस्ट चार्ज का मोशन इधर हो जाएगा। टेस्ट चार्ज को अगर हम यहां रख दें तो इधर हो जाएगा। यहां रख दें तो चूंकि फोर्स इधर लगेगा उधर ही टेस्ट चार्ज मोशन करने लगेगा, यानी कि यहां ऐसा करके होगा या नहीं हो, कहीं भी आप टेस्ट चार्ज को रख दो उसका मोशन जो होगा आपका इस तरीके से। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो सोर्स चार्ज है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, केवल पॉजिटिव चार्ज आपके पास है एक Q, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखेगा कुछ इस टाइप का दिखेगा, और इसी को हम बोलते हैं दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइंस। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने किससे रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रिक लाइन से। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, देखिए बहुत सारे लाइंस हो सकते हैं, इसी लाइन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक लाइंस। मतलब क्या हुआ कि, और वो इलेक्ट्रिक लाइंस आपको कैसे मिला, जस्ट आपने क्या किया, टेस्ट चार्ज को इसके पास में रख दिया और उस टेस्ट चार्ज पे जो भी फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन को आप एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दें, वही आपका इलेक्ट्रिक लाइंस होगा। तो सोर्स चार्ज आपका Q है, Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का दिखता है, और इसको हम बोलते हैं इट इज रेडियली आउटवर्ड। मतलब जो डायरेक्शन हुआ वो क्या हुआ, टेस्ट चार्ज, मतलब सोर्स चार्ज Q की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो क्या हुआ, इट इज रेडियली आउटवर्ड। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इट इज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं कि किस पॉइंट पे इंटेंसिटी ज्यादा होगा, किस पॉइंट पे इंटेंसिटी कम होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर हम बात करें, और फिर उसके बाद से अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और फिर उसके बाद से यहाँ पे आ जाऊं, 3 पॉइंट मैंने कंसिडर किया। कौन कौन सा पॉइंट कंसिडर किया, जैसे मान लेते हैं कि हमने कंसिडर किया पॉइंट A, यहाँ पे पॉइंट B, यहाँ पे पॉइंट C, 3 पॉइंट कंसिडर किया। अब एक बात बताइए, यहां से जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस हमारा निकलेगा, यहां से कहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, कहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे चार्ज है मेरे पास, और ये जो है कुछ इस तरीके से जाएगा नहीं जाएगा, ऐसा करके जाएगा,
अगर हम बात करें कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस की जो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस की जो डेंसिटी होगी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि जो चार्ज है उसी चार्ज के आसपास में इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी सबसे ज्यादा हो रही है, और उससे जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस जो है हमारा थोड़ा फैलता जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होगा वो कम होगा। जहां इलेक्ट्रिक लाइंस का जो डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स जो चार्ज हमारा हुआ उस चार्ज के आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब एग्जांपल के तौर पर कोई पॉइंट आपने यहां माना, तो आप बोल सकते हैं कि मान लेते हैं ए बी सी है, इसका मतलब ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा, बी पे उससे कम होगा, सी पे सबसे कम होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ उससे कम हो जाएगा, यहाँ उससे कम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अस कंसीडर कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा आपका। तो एग्जैक्टली कुछ भी नहीं करना है कि माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, ये सब पूछते हैं कभी कभी एग्जाम में। अगर आपका सोर्स चार्ज मान लेते हैं कि सोर्स चार्ज आपका माइनस क्यू हो, तो उस केस में क्या होगा, सोर्स चार्ज अगर माइनस क्यू हो तो यहाँ पे अगर हम माइनस क्यू अगर रख दें, मान लेते हैं सोर्स चार्ज को माइनस क्यू, अब आप क्या करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने का सबसे आसान सा तरीका वही है, टेस्ट चार्ज को जेब से निकालिए और यहाँ पे रख दीजिए। टेस्ट चार्ज को जैसे ही हम जेब से निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, अब वो किधर जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है भाई, और टेस्ट चार्ज जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये कन्वेंशन है, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे आप रख दें तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, और जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि माइनस चार्ज है और यहाँ पे आपने प्लस यहाँ पे Q0 जो टेस्ट चार्ज है उसको आपने रखा है, तो ये जो है फोर्स अट्रैक्टिव होगा, इसका मतलब वो उसकी तरफ खींचा हुआ चला आएगा, यानी कि जो डायरेक्शन होगा वो आपका कुछ इस तरीके के होगा। यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज आप रखें तो टेस्ट चार्ज का जो डायरेक्शन होगा मोशन का वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे अगर रख दें तो टेस्ट चार्ज का डायरेक्शन इधर, यहाँ पे रख दें तो टेस्ट चार्ज इधर से आएगा, और यहाँ से इधर से, यहाँ से इधर से, यहाँ से हम देखें इधर से। तो यानी कि ये किस तरीके से फील्ड हो रहा है, एग्जैक्टली प्लस क्यू चार्ज की वजह से ही जो फील्ड हो रहा था उसी टाइप का है, लेकिन ये क्या है, ये रेडियली इनवर्ड है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये क्या है, ये हमारा रेडियली इनवर्ड, इसको हम बोलते हैं रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये अच्छा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोलना है कि ये रेडियली इनवर्ड है, इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो बेसिकली जो फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल यहाँ पे देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली यही सेम रूल फॉलो करेगा। जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी हो रही है वो ज्यादा हो रही है, तो बेसिकली इन सभी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी हो रही है वो सबसे ज्यादा हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सबसे ज्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई पॉइंट यहाँ ले लें, कोई पॉइंट यहाँ, कोई पॉइंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे उससे कम होगा, यहाँ पे उससे कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमारा जैसे जैसे चार्ज से आप आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी वो कम होती जाती है। ठीक है, अब अगर बात करें कि मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लाइंस दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे। अब देखिए, अगर आपने कहीं पर भी जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर आपने चार्ज को छोड़ दिया, ठीक, तो इस चार्ज पे दो फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। एक ये प्लस चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, और यहां पे एक चार्ज जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक, लेकिन ये क्या होगा कि ये जो चार्ज है ऑफ कोर्स इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर जाएगा, यानी कि ये चार्ज जो है वो उसका जो डायरेक्शन होगा, मान लेते हैं कि यहां पर आ गया, जब यहां पे आएगा तो उस पर फिर से दो फोर्स लगेंगे, एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स अट्रैक्टिव, फिर से इस चार्ज का जो रिजल्टेंट होगा ऐसा करके जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे अगर हम रख लें तो इस पे हमारा एक फोर्स जो है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर, और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर, मतलब दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होगा वो कुछ इस तरीके से, वो चार्ज का जो डायरेक्शन होगा उस तरीके से होगा। अगर हम इसको मिटा करके जस्ट डायरेक्शन अगर हम बनाए तो वो डायरेक्शन किस तरीके का आपको दिखेगा, आपका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके का हमारा दिखेगा चार्ज का डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर के नेगेटिव चार्ज पे जाकर के खत्म होगा। फिर उसके बाद से यहाँ से भी ऐसा, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर के यहाँ से भी ऐसा, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ से ऐसा जाके होगा, और फिर उसके बाद से इधर भी ऐसा जाएगा, और लेकिन इधर से ऐसा घूमेगा यहाँ से, और इधर से ऐसा करके जाएगा, और यहाँ से हमारा कुछ ऐसा करके हमारा ये जाएगा। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरीके से हमारा जो फील्ड लाइंस जो हमारी बनेंगी कुछ इस तरीके से बनेंगे। कभी कभी ऐसा भी चीजें पूछा जाता है। अब एक चीज और कर देता हूं मैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों प्लस आप ले लो, फिर उस तरीके से कैसा दिखेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि कहीं भी टेस्ट चार्ज को अगर हम रख दें,
कहीं भी अगर आप रख दें तो वो कैसा आपको दिखने वाला है, जैसे ये इस लाइन में अगर आपने इस लाइन में चार्जेस को रखा है, अगर आपने चार्जेस को इस लाइन में रखा है तो इसके वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस जो बनेंगी वो कैसे बनेंगी, ठीक है। तो देखिए कहीं पर भी अगर चार्ज हम रखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको एक्चुअली रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऑफ कोर्स इधर होगा, क्योंकि चूंकि ये जो चार्ज है इसके करीब है तो नजदीक होने की वजह से इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा, तो रिजल्टेंट एक्चुअली इसी पे घूमेगा। तो ये जो है फिर उसके बाद से यहाँ आ जाएगा, यहाँ आने के बाद में फिर से एक रिपल्सन और यहाँ पे एक और रिपल्सन, तो इधर जाएगा ये करके। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के ये जो चार्ज का मोशन है वो किस टाइप से जब हो रहा है, वो जो है आपका कुछ यूं टाइप से करके, ऐसा जो चार्ज हमारा है वो कुछ ऐसा करके हमारा ये जो चार्ज है वो हमारा इसका मोशन होगा, यानी कि ये आपका कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा यहाँ पे चार्ज, और फिर उसके बाद से यहाँ पे किस तरीके से हमारा बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा ये, फिर उसके बाद से यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ ये ऐसा करके हमारा यहाँ से ये हमारा बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। तो ये हुआ कि पॉजिटिव की वजह से। और यहाँ पे भी एक चीज़ और होगा कि इसको अगर एक लाइन से अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम होगा, मतलब ये आपका कुछ इस तरीके से होकर के जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इधर अंदर की तरफ और इधर बाहर की तरफ, ठीक है, ये ऐसा कुछ करके जाएगा हमारा। तो उसी तरीके से आप जो है एक होमवर्क रहेगा कि -q और -q को अगर हम ले लें उसकी वजह से जो फील्ड होगा वो कैसा दिखेगा, आप इसको ट्राई करें, ओके। तो अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जो हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स था, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स था, उसका कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। तो एक है कि पहला कि इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, राइट। तो इसको हमने ऑलरेडी देखा कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो स्टार्ट होती हैं, राइट। मतलब पॉजिटिव चार्ज से मतलब ये रेडियली आउटवर्ड मतलब डायरेक्शन में होता है। अगर आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है तो ये इसकी तरफ रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है, रेडियली इनवर्ड। लेकिन अगर ये दोनों अगर आपने पास में रख दिया है तब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक लाइंस आपका इधर से होकर के इधर ऐसा चला जाता है, राइट। ऐसा करके हमने देखा था, अभी देखा हमने कि यानी कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर के ये आपका नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला हो गया। फिर उसके बाद से टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। इस पे आपने किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर लिया, उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, वो जो टेंजेंट होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ एक टेंजेंट आपने यहाँ ड्रॉ कर लिया, जैसे यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कहीं पर भी किसी भी इलेक्ट्रिक लाइंस के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें, दैट टेंजेंट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नाउ दूसरा और है कि ये टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। तो मतलब दो लाइंस जो है मतलब यहाँ पर भी कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि ये लाइंस जाकर के इधर इंटरसेक्ट करेगा, ये लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि अगर ऐसा हुआ तो आपका उस पॉइंट पे आपका दो टेंजेंट मिल जाएंगे, इसका मतलब दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जनरली बहुत कॉमन चीज़ है, मेरे ख्याल से ये आइडिया सबको रहता ही है। फिर उसके बाद से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म ओपन लूप। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है वो ओपन लूप फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब ओपन लूप का आपका मतलब क्या हुआ कि आप जो है देखिए पॉजिटिव एक चार्ज था आपका, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है, राइट। ऐसा करके आप इसको ऐसा नहीं समझेंगे कि ये एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट फॉर्मिंग ए क्लोज लूप। ये आपका पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर के नेगेटिव चार्ज पे जाकर के लाइंस खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर से होकर के आता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये आपका पॉजिटिव से शुरू होगा और यहाँ खत्म हो जाएगा। इट इज ऑलवेज फॉर्म एन ओपन लूप। मतलब ये हुआ कि इसका कोई आपका एक पॉइंट जहां से स्टार्ट होगा और दूसरा पॉइंट जहां पे एंड होगा, वो दोनों पॉइंट एक नहीं हो सकते। अगर एक हो जाएगा तो फिर उसके बाद से एक क्लोज लूप फॉर्म करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इट इज ए कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द फोर्स फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो ये होगा इलेक्ट्रिक, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, क्योंकि वो जो आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो आपका ओपन लूप बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होता है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब एक और प्रॉपर्टी इसका है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो कंडक्टर के अंदर से होकर के पास नहीं होती है। कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे प्रॉपर्टीज के बारे में लिखने के लिए है, तो जस्ट मैंने उसको यहाँ पे लिखा है, ओके।
अब अगर बात करें कि हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है कि देखिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यूनिफॉर्म कब बोलेंगे, जब उसमें, या जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में दिया गया है, उस रीजन में कोई भी पॉइंट अगर आप कंसीडर कर लें, उस पॉइंट में यानी कि उस रीजन में आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें कि कहीं पर भी ये एक रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड है कि ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अस कंसीडर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे, कहीं पर भी आप कंसीडर कर लो, इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे अगर सेम है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है, उसमें दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो कोई भी दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी इक्वल हो या डायरेक्शन भी सेम हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर हुआ, तो ये जो है आपका एक यूनिफॉर्म फील्ड होगा। उसका रीजन ये है कि इसका जो डायरेक्शन होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, इसका डायरेक्शन ये सेम है। अगर तीनों फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इस केस में ऑफकोर्स है, सो दिस फील्ड इज बेसिकली यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, इस चार्ज क्यू की वजह से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था कि इस चार्ज क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेसिकली कोई भी एक पॉइंट आप कंसीडर कर लें, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पॉइंट ये, एक पॉइंट है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ऑफकोर्स दोनों डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है इन दोनों पॉइंट पे वो डिफरेंट होगा, सो इट इज नॉट यूनिफॉर्म। अब कोई भी एक, जैसे मान लेते हैं एक सर्कल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर पे अगर इस चार्ज क्यू को अगर आप कंसीडर करें, तो इसके हर एक पॉइंट पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, लेकिन चूंकि डायरेक्शन अलग होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, अलग हो जाएगा, सो इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, अब थोड़ा हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि जैसे कि पहला एक न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज Q एट डिस्टेंस R, और ये दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 1 कूलम, R इज इक्वल टू 2 मीटर। तो यहाँ पे आप कंसीडर कर लेंगे कि ये जो है, जो चार्जेस जो दिया गया है वो आपका वैक्यूम में प्लेस किया गया है। तो ये वैक्यूम में एक्चुअली ये चार्ज को हमने रखा है, तो वैक्यूम में रखने के बाद में जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो मतलब ऐसा होगा कि चार्ज Q है और इससे हमारा R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चार्ज Q का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको पता है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q ओवर R स्क्वायर, राइट, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ पे 1/4 पाई मीन्स इट इज 9 × 10⁻⁹ एंड Q का वैल्यू है 1 कूलम, तो Q की जगह हम क्या रखेंगे 1 डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू है 2, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। जस्ट यहाँ पे एक चीज मुझे मेंशन करना है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिए उसमें दिमाग में एक बात हमेशा याद रखना है कि यूनिट का मिक्सिंग नहीं करना है कभी भी। यूनिट मिक्सिंग अगर आप कर दोगे तो वो बिल्कुल भी एक्सक्यूजेबल नहीं होता है, उसको हमेशा एग्जामिनर काट देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर R इज इक्वल टू 2 मीटर है, फॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारा जो गिवन है वो 1 कूलम है और 2 मीटर है, ये दोनों जो है वो SI सिस्टम में है, तो यहाँ पे मुझे चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन अगर यही चीज R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दे दिया गया होता तो मैं यहाँ पे 20 स्क्वायर नहीं लिखता, इसको मुझे सबसे पहले SI सिस्टम में चेंज करके फिर उसके बाद से सारे के सारे चीज को मुझे एक ही सिस्टम में, चाहे आप CGS करें, चाहे आप MKS करें या आप SI करें, तो किसी भी एक यूनिट में लिखने से हो जाएगा। मिक्सिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 4, सो 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁹, तो ये कितना हो जाएगा 2.25, राइट, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻⁹, और ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। आप सोच सकते हो कि 1 कूलम चार्ज है, अगर 1 कूलम चार्ज की वजह से आपका 2 मीटर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है, इट इज 2.25 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम। ओके, सो दिस इज अ वेरी हाई मैग्नीट्यूड। और ऑफ कोर्स 1 कूलम भी जो चार्ज है वो भी कम चार्ज नहीं है। 1 कूलम हमने देखा था कि 1 कूलम बनने में कितना टाइम लगता है, राइट, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, राइट। मतलब एक न्यूमेरिकल था, पिछले फर्स्ट वीडियो में इस चीज को मैंने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वैल्यू। एक आपका इलेक्ट्रॉन है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका मूव कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E इस डायरेक्शन में अगर गिवन है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज दिस,
और इलेक्ट्रॉन को अगर आपने छोड़ दिया है कि वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मतलब मूव करने के लिए आपका फ्री है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे जो हम क्या 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 होगा, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा एक फोर्स होगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल Q को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज बेसिकली F इज इक्वल टू Q इंटू E। इसको याद रखना है हमेशा। और ये कहाँ से आया है, बेसिकली हमने जो डिस्कस किया था कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू ऐसा करके था। सो F इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपने कोई भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास है Q, उसको आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर आप अगर रख देंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स जो होता है इसका वेक्टर फॉर्म अगर हम देखें तो फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E वेक्टर। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगेगा। अगर चार्ज नेगेटिव है सो F इज इक्वल टू माइनस Q इंटू E होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल एक्चुअली वो हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, चूंकि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ रखा है, तो उसमें जो फोर्स लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके एंटी डायरेक्शन में माइनस E इंटू E ये फोर्स होगा, और इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल नेगेटिव साइन में है। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट होगा तो उस केस में पूछ रहा है कि वही एक्सेलरेशन कितना होगा उसका। तो पहले तो आप फोर्स निकाल लो। बेसिकली जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें E इंटू E, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो सिंस न्यूटन के सेकंड लॉ से आप जानते हैं F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, तो हमें क्या निकालना है, यही एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये दोनों जो फोर्स होगा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि M इंटू A इज इक्वल टू E इंटू E। So this force will be equal to M into A is equal to E into A. This implies A is equal to क्या होगा, E into E divided by M। इसके बराबर हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे वैल्यू अगर हम रख दें, E का वैल्यू है आपका कितना, E का वैल्यू होता है इट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, और मास की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑफ कोर्स, इट इज 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी दी गई है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 9.1 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब जो भी यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन का यूनिट लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये किस में आएगा, चूंकि सारा का सारा एसआई सिस्टम में था, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 9.1 है, 9.1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1.6 into 10⁻⁻19 ये है, प्लस 3 ये है, और प्लस 31 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा कि 1.6 into 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये काफ़ी मतलब जो है एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना ज़्यादा है, आप देख सकते हो कि मतलब हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारा लास्ट का जो प्रॉब्लम है वो हम देख लेते हैं कि जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है इफ़ वी कंसिडर टू चार्जेस Q1 and Q2 kept in uniform electric field E, calculate the ratio of their kinetic energies। इनिशियल वेलोसिटी को हमने यहाँ पे 0 मान के रखा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्ज Q1 है, यहाँ पे गिवन है Q1, और Q1 जो है क्या चीज़ है, Q1 का जो मास है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और उसका चार्ज जो है वो प्लस E है, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। और Q2 जो है वो क्या है, वो मास ऑफ प्रोटॉन, उसका जो मास है मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, और उसका जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो क्या है, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है। ठीक है, अब मुझे निकालना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जीज। तो काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कि फर्स्ट चार्ज का जो वेलोसिटी है वो v1 है, और जो सेकंड चार्ज का वेलोसिटी मान लेते हैं वो v2 है इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल क्या हो जाएगा, इस इज हाफ m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ m ऑफ E, m ऑफ p बेसिकली m ऑफ p इंटू v2 स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये जो V1 और V2 है यही वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज Q1 व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो वेलोसिटी हमारा है चार्ज Q1 का, वो V1 है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो चार्ज Q2 का जो वेलोसिटी है वो V2 है। ठीक है, इसका मतलब इसी वेलोसिटी को हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसी वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे मैं इस वाले को मैं मिटा देता हूँ। देखिए कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर जो है इस चार्ज को आपने रखा है, ये हमारा Q1 है, राइट यहाँ पे। अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि जब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इसका अगर इनिशियल वेलोसिटी हम
u1 मान लें तो एट आफ्टर टाइम t इसका जो वेलोसिटी है मान लेते हैं वो हमारा v1 होता है। और चार्ज जो q2 अगर हमारा यहाँ पे आपने रखा है चार्ज q2 का, इसका इनिशियल वेलोसिटी हम u2 मान लें और आफ्टर टाइम t इसका वेलोसिटी हमारा अगर v2 हो जाता है तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूटन का जो फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। u1 प्लस at हो जाएगा ये एक्सेलरेशन ऑफ दिस वन। तो और v2 इज इक्वल टू क्या होगा, u2 इंटू a2t, क्योंकि टाइम दोनों का हम सेम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर टाइम t ये जो है हमारा इतना हो जाएगा। नाउ अभी आप देखें कि यहाँ पे आपका इफ इनिशियल वेलोसिटी अगर हम मान लें कि अगर वो रेस्ट में था तो u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू 0, मतलब वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो v1 हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, a1 इंटू टी के बराबर हो जाएगा, और जो हमारा v2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, a2 इंटू टी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हम इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ से हाफ कैंसिल, सो इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। और ये जो v1 स्क्वायर है वो v1 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, इट इज a1 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a2 इंटू टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ये जो t है और ये जो t है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, इट इज me डिवाइडेड बाई mp इंटू a1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर। अभी जस्ट मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो इस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ठीक है। अभी जस्ट एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, वो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए आपको पता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई इंटू ई के बराबर होगा। अभी जस्ट इसके पहले वाला जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया, क्योंकि एक चार्ज अगर किसी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप रखते हैं, Q1 चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर रखते हैं तो उस पर जो फोर्स रहेगा, दिस इज द फोर्स, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और पहले वाले चार्ज के लिए अगर हम बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है a1। सो a1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका Q1 की जगह पे आपका ऑफकोर्स जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो हो जाएगा। तो a1 इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई m इंटू ई के बराबर होगा या नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट चार्ज इज a1 इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई एम ई, राइट। एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ द सेकेंड चार्ज वो क्या हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाई m मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। अब नाउ उस केस में हमारा यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय a1 स्क्वायर, दैट इज ई डिवाइडेड बाय m ऑफ e होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन होल स्क्वायर, राइट। तो जस्ट इसी को सॉल्व कर दीजिए आप, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, me डिवाइडेड बाई mp, और ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई me स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। अगर उसको ऊपर लेके जाएं तो यहाँ पे एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों इससे कैंसिल, और यहाँ से एम से एक एम कैंसिल और एम से एक एम कैंसिल। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा काइनेटिक एनर्जी का वो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज Q1 और काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज Q1 दैट इज ke1 डिवाइडेड बाई ke2 इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दैट मीन्स यहाँ से ऑफ कोर्स कितना गुना होगा वो जस्ट हम यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख करके कर सकते हैं। लेकिन एक रफ आइडिया मेरे ख्याल से पहले ही लेक्चर में मैंने एक चीज़ बताया था कि ऑलमोस्ट मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1000 टाइम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो उस केस में अगर जस्ट इसकी वैल्यू को अगर हम पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट चार्ज divided by kinetic energy of second charge, that is equal to mass of proton, that means 1000 time mass of electron divided by mass of electron से mass of electron cancel. This implies kinetic energy of charge 1 is equal to 1000 times greater than काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक फील करने के लिए कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज Q1 जो होगा वो 1000 टाइम ग्रेटर देन होगा चार्ज Q2 से। इसका मतलब क्या होगा, अच्छा ये ऐसा क्यों हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मास। चार्ज Q2 का जो मास है वो मास ज़्यादा होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली वो कम हो गई है, चार्ज Q1 का मास कम होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज Q2 जितना भी होगा उसको 1000 टाइम्स ग्रेटर देन होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज Q1, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि एक्सीलरेशन जो है वो जो लाइट पार्टिकल होगा, यानी कि इसका क्या मीनिंग हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो चार्ज पार्टिकल को दोनों अगर सेम चार्ज अगर एक्वायर करते हैं और दोनों का मासेस में अगर बहुत डिफरेंस है, तो एक बहुत ही लाइटर है, एक बहुत ही हैवी है, तो जो लाइटर वाला होगा वो ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उसके अंदर, और जो आपका हैवियर जो मास होगा उसमें कम एक्सेलरेशन होगा अगर दोनों को आप सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो ठीक, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो किस पे बेस्ड था, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने बात किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ होता है, फिर उसके बाद से हमने डिस्कशन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस वो कितना होता है, और फिर उसके बाद से हमने जो है कुछ डेरिवेशंस को हमने देखा है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड if you like this one then please share among your friends also, and thank you so much for watching.